आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलेंगे जिस पर स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया है। एक ऐसी घटना जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 ये एक ऐसी ही तारीख है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के दामन पर लगा वो दाग है जिसे शायद वक्त भी कभी धो नहीं पाएगा। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये जो मौत का तांडव हुआ, ये अचानक नहीं हुआ था। इसकी जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी थी। एक धोखे से, एक ऐसे काले कानून से जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को झकझोर के रख दिया था। हुआ यूं कि पहले विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। सबको उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले उन्हें कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ आज़ादी मिलेगी। लेकिन मिला क्या? धोखा। आज़ादी के बजाय अंग्रेज लेकर आए एक और भी ज्यादा जालिम कानून। इसी काले कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट ने अंग्रेजी हुकूमत को, आप कह सकते हैं कि, बेहिसाब ताकत दे दी थी। मतलब वो किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी और कहीं भी कभी भी बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती थी। इस कानून की पूरी कहानी बस इन 3 शब्दों में सिमट जाती है: ना दलील, ना वकील, ना अपील। जरा सोचिए, किसी भी आरोपी के पास कानूनी बचाव का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। और इसी नाइंसाफी ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और इस गुस्से का, इस बगावत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा पंजाब का शहर अमृतसर। यहां लोगों ने एक ऐसी एकता दिखाई कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। गांधी जी के कहने पर पूरे देश में हड़ताल तो हुई, पर अमृतसर में जो हुआ वो कमाल था। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक साथ मिलकर जुलूस निकाला। उन्होंने एक ही बर्तन से पानी पिया। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक सीधा तमाचा था। और इसी एकता से अंग्रेज पूरी तरह घबरा गए। नतीजा, उन्होंने 2 सबसे मशहूर स्थानीय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को चुपके से गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही अपने चहेते नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैली, बस वो शांतिपूर्ण शहर मानो एक बारूद का ढेर बन गया। लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके जवाब में भड़की हुई भीड़ ने भी हिंसा की, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। और अब कहानी पहुंचती है उस मनहूस दिन पर, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। शहर में तनाव था और इस तनाव को कुचलने के लिए एक बेहद क्रूर अफसर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को भेजा गया। वो एक ही इरादे से आया था: हिंदुस्तानियों को एक सबक सिखाना। बैसाखी का त्योहार था। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपने परिवार के साथ अमृतसर आए थे। इनमें से कई लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही पतला सा रास्ता था। वहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा भी चल रही थी। और तभी जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां आ धमका और उसने बाहर निकलने का वो एकमात्र रास्ता भी बंद करवा दिया। अंदाजा लगाइए, उस बाग में उस वक्त करीब 20,000 निहत्थे लोग थे। इनमें औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। वो तो बस बैसाखी मनाने आए थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वो एक जानलेवा जाल में फंस चुके हैं। और उनके सामने कौन था? जनरल डायर के 90 सैनिक। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, इनके हाथों में आधुनिक राइफलें थी और ये बेगुनाहों पर कहर बरसाने के लिए तैयार खड़े थे। और उन हजारों लोगों के लिए भागने का रास्ता बस एक, और उस एक रास्ते को भी अब इन सैनिकों ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक पल सोचे, जनरल डायर ने अपनी टुकड़ियों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया और अगले 10 मिनट तक जलियांवाला बाग में सिर्फ मौत का नाच होता रहा। गोलियों की बौछार एक पल के लिए भी नहीं रुकी। सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। वो जानबूझकर उन जगहों पर निशाना लगा रहे थे जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, जहां लोग एक दूसरे से चिपककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। गोलियां तब रुकी जब सैनिकों के पास वो लगभग खत्म हो गई। नतीजा, सैकड़ों लोग तो गोलियों से ही मारे गए। कई अपनी जान बचाने की कोशिश में हुई भगदड़ में कुचल कर मर गए और बहुतों ने गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी। वो कुआं जो देखते ही देखते लाशों से भर गया। बाद में उस अकेले कुएं से 120 शव निकाले गए थे। इस हत्याकांड ने
भारत की आत्मा पर एक ऐसा घाव दिया जो आज भी हरा है। लेकिन इसी घाव से एक ऐसी चिंगारी निकली जिसने आज़ादी के आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब जरा देखिए कि इस घटना ने दो दुनियाओं के बीच की खाई को कितना गहरा कर दिया। एक तरफ ब्रिटेन में जनरल डायर को पंजाब का रक्षक कहा गया, उसके सम्मान में पैसा इकट्ठा किया गया, और दूसरी तरफ भारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, गांधी जी ने कैसरे हिंद का मेडल वापस कर दिया, और एक 12 साल के लड़के भगत सिंह ने उसी बाग की खून से सनी मिट्टी हाथ में लेकर बदला लेने की कसम खाई। और फिर एक कहानी है जुनून और इंतकाम की, सरदार उधम सिंह की कहानी। वो इस नरसंहार के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने कसम खाई कि वो बदला लेकर रहेंगे। 21 साल, पूरे 21 साल तक वो दुनिया भर में घूमते रहे, अपनी पहचान बदलते रहे, सिर्फ उस एक आदमी को ढूंढने के लिए जिसे वो असली दोषी मानते थे, माइकल ओ डायर। ये पंजाब का वो गवर्नर था जिसने डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। और आखिरकार 1940 में उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में ओडायर की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अंग्रेजों ने यह नरसंहार हिंदुस्तानियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए किया था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना ने आजादी की एक ऐसी आग जलाई जिससे कोई ताकत बुझा नहीं सकी। इसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के वो निशान मौजूद हैं। वो उस दिन हुए जुल्म की गवाही देते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शहीदों की ये